हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट चल रहा था और हम तीसरा टेस्ट देख रहे थे। पिछली क्लास में हम टेस्ट थर्ड, जो कि संबंधित है आपके मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से, इसमें हमने 77 प्रश्न देखे थे। आज हम उसके आगे देखेंगे और प्रश्न जो आज होगा, मतलब ये 2 भागों में बनाए हम। तो दूसरे भाग में 150 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, इसकी पूरी व्याख्या होगी और व्याख्या भी कंप्लीट होगी। तो इस हिसाब से अगर आप प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे तो एक प्रश्न के साथ 2 और प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। इसकी पीडीएफ भी हम आप लोगों को कल शाम तक दे देंगे। तो कुल मिला के आज हम 78 नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ है। समय है 30 अप्रैल का। किसने किया है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट रहे डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका इन्होंने, और वो दुर्भाग्य से क्या हुआ कि इसमें यात्रा कर रही 2 महिलाएं मारी गई। पकड़ जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? आत्महत्या कर ली थी, ध्यान रखना। और 11 अगस्त 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1908। अगला प्रश्न है, परमहंस मंडली डैश में थी और डैश में रुचि रखती थी। देखिए, परमहंस मंडली जो थी ना, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भाई जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना। 1840 में तत्कालीन बम्बई शहर में इसका गठन किया गया था। तो बम्बई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और क्यों था? कि जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखती थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र और जाति के नियमों को तोड़ने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में डैश में द्वारा डैश कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी? इसमें देखिए 4 मार्च 1902 का समय है। स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। ठीक है। गंगा के तट पर प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? हरिद्वार में की थी भाई। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। ठीक है। कब की थी? 4 मार्च 1902 को। तो सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार और स्वामी श्रद्धानंद जी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, सही कूट का चयन करना है। तो चलिए देख लेते भाई। देखिए, सेवा सदन की स्थापना की थी बहराम जी एम मालाबारी ने। ठीक है। धर्म सभा की स्थापना किसने की? राधाकांत देव ने की। तो राधाकांत देव, एक मतलब पहले का क्यों और दूसरे का आर हो जाएगा। पहले का क्यों, दूसरे का आर हो जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देव समाज की स्थापना किसने की थी भाई? देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की थी राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहब ने की थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पहली बार जन गण मन गाया गया था? देखिए, पहली बार 1911 में गाया गया है। ठीक है। क्या है 1911 भाई? अच्छा, देख लेते हैं। राग आल्हिया बिलावल पर सेट किया गया जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह ब्रह्म भजन के पहले 5 छंदों भारतो भाग्य विधाता शीर्षक पर आधारित था। इसका अंतर्निहित संदेश है बहुलवाद। यह सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखना, संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपने हिंदी संस्करण में यह भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि इसके संस्कृत संस्करण को हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया?
तो 24 मार्च 1950 को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1911 में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना ईवी रामास्वामी द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन से पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना तो की थी, ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था, ये भी बात सही है। सी वाला है, इसने संवैधानिक असंवैधानिक तरीकों से भारतीय लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। और डी वाला है, गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। तो देखिए, डी वाला भी सही है, बी सही है, ए सही है, तीनों तो सही है, लेकिन सी वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। इस संघ का गठन करने के लिए डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को उन्होंने क्या किया था? छोड़ दिया था। ध्यान रखना, 1925 में तमिलनाडु के ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। तो भैया देखिए, सी वाला गलत है और बाकी सब सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन्होंने कौन सी संस्था को छोड़ा था इसकी स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ या ब्राह्मण विरोधी थे? देखिए, ब्राह्मणवाद विरोधी होने की विचारधारा है। ब्राह्मणवाद विरोध अनुष्ठानिक प्रदूषण और पितृसत्तात्मकता को सही ठहराने वाली विधि संहिता की पुस्तक मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद का वैचारिक ग्रंथ ठहराता है। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारतीय आंदोलन है जिसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें पिछड़ी जातियों का समान मानवाधिकार हो और पिछड़ी जातियों को जाति आधारित समाज के संदर्भ में आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन क्या था ये पता चला। अगला देखते हैं, वक्कालिंगा संघ है, ये क्या है भाई? तो वक्कालिंगा जो संघ है ना, ये मैसूर में 1905 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। फिर एक है जस्टिस आंदोलन। क्या है ये? जस्टिस आंदोलन मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों के लिए नौकरियां प्राप्त करने और विधायिका में प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने के लिए C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराज के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। एक है इसमें श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ये क्या भाई? देखिए, श्री नारायण गुरुदेव थे, उल्लेखनीय समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने मंदिर प्रवेश, अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन में सबसे पहले आगे थे, ठीक है। तो ये जो सभी दिख रहे हैं ना, ABCD, ये सभी के सभी आंदोलन ब्राह्मण विरोधी थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, लंदन में किस तिथि को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था? कब किया गया था भाई? देखिए, 12 नवंबर 1930 से 32 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। अब इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में पहला सम्मेलन जब हुआ उसमें उसको पहले और तीसरे का कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, दूसरे में कांग्रेस शामिल हुई है। प्रश्न जो पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उसमें शामिल हुए थे। तो ये थोड़े से फैक्ट हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर 1930, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेने के लिए डैश द्वारा प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू हुआ? देखिए, MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा स्थापित किया गया भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था, ठीक है। इसने लोगों को बाल विवाह का निषेध करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो किसने? MG रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। तो पूछा क्या गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका सही उत्तर होगा, या फिर भारतीय सामाजिक सम्मेलन। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सामाजिक सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीटू मीर का आंदोलन डैश में शुरू हुआ। टीटू मीर 1782 से लेकर 1831 तक का इनका समय है। देश को ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के अंतिम उद्देश्य के साथ किसानों पर स्थानीय जमींदारों, यूरोपीय नील बागान मालिकों के उत्पीड़न का प्रतिरोध करने वाले किसान नेता थे। यह आंदोलन बंगाल के उत्तर में 24 परगना क्षेत्र में चला था। तो कहाँ पे चला था आंदोलन? बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक में, बंबई में। ठीक है, ये आप लोगों को याद भी होगा। 7-8 अगस्त 1942 को AICC द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपनी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने क्या किया? 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू किया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर सितंबर 1942 के अंत तक भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त भी हो गया था। तो याद रखना है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर टैंक, बंबई। अगला प्रश्न है, अकाली आंदोलन के चलते डैश। अब क्या है ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें देखना है। देखिए, अकाली आंदोलन के चलते क्या क्या हुआ। अकाली आंदोलन था क्या? गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी इसको बोलते हैं। 1920 के दशक के दौरान भारत में गुरुद्वारों, सिख पूजा स्थलों में सुधार लाने का अभियान चलाया था। इसका सूचीबद्ध उद्देश्य था महंतों के नियंत्रण से गुरुद्वारों को मुक्ति दिलाना और सिखों को स्वतंत्रता आंदोलन भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन को इसने समर्थन भी दिया। इस आंदोलन के चलते 1925 में सिख गुरुद्वारा विधेयक पेश किया गया। सिख गुरुद्वारा विधेयक 1925 में आया, ध्यान रखना, जिसने भारत के सभी ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति नाम याद रखना के नियंत्रण में रख दिया। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, पहला भी सही है, भ्रष्ट उदासीन महंतों के नियंत्रण से सिख गुरुद्वारों को मुक्ति मिली। उसके अलावा अहिंसक असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरा था 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो ABC तीनों सही हैं और सही उत्तर इसका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम सजाना भाई, फैराजी आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद स्कूल है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा इसका। देखिए, फराजी आंदोलन कब हुआ था? फराजी आंदोलन हुआ था 1819 में। अहमदिया आंदोलन कब हुआ? ये हुआ 1889 में। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ? फिर ये हुआ 1875 में। फिर देवबंद स्कूल जो है 1866 में हुआ था। ठीक है, तो अब अगर हम मिलाना चाहें तो देखिए, फराजी आंदोलन सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा देवबंद स्कूल, तो 1-4 इसे हो गया। फिर अलीगढ़ आंदोलन 1875 में आएगा, 3 हो गया। फिर अहमदिया आंदोलन आ जाएगा 1899। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1-4-3-2 सही है इसके। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा शुरू किए गए पृथक निर्वाचक मंडल के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। तो ये क्या सही है? भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है? पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं इसे। और पहली बार ऐसा हुआ कि पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश की गई। इसके अनुसार मुसलमानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। इस अवधारणा का वास्तविक उद्देश्य था राष्ट्रवादी वर्गों को विभाजित करना और मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास को प्रोत्साहित करके भारतीयों के बीच बढ़ती एकता को रोकना था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को और दलित केवल दलित को, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों एवं दलितों के लिए विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्रों, इसमें ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दलितों की बात ही नहीं हुई। मुसलमानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमान केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से देवबंद स्कूल के संबंध में सही है या कौन सा सही है? तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, देवबंद स्कूल, जिसके हम कहते हैं दारुल उलूम भी कहते हैं भाई, भारत का प्रमुख अध्यात्म विद्या संबंधी केंद्र मदरसा है ये। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मोहम्मद आबिद हुसैन के द्वारा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मद आबिद हुसैन के द्वारा हुई थी। ठीक है। अलीगढ़ स्कूल के विपरीत इसने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए लोगों को एकजुट किया और यह चरित्र में राष्ट्रवादी था। ठीक है। उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था और वे आसानी से बांटो राज करो की नीति का मकसद और मंशा समझते भी थे। उन्होंने कभी ब्रिटिश शिक्षा का सुझाव नहीं दिया और ना ही कभी राजनीतिक विशेषाधिकार हासिल करने की कोशिश भी। साथ ही उन्होंने मुसलमानों के बीच अलगाववादी प्रवृत्ति को भी दूर करने का प्रयास किया था। ठीक है। तो कुल मिला के इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि यह हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के पक्ष में था, ये वाला गलत होगा। बाकी प्रकृति में पुनरुत्थानवादी था। मुस्लिम उलेमा के रूढ़िवादी वर्ग द्वारा संगठित किया गया था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया, ये सब सही है, लेकिन गलत है। यह हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के पक्ष में था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज कौन था भाई? पहला अंग्रेज है जॉर्ज यूल, नाम है इसका। 1888 में इसने किया है, चौथे अध्यक्ष बने थे। ये स्कॉटिश व्यापारी हैं, ध्यान रखना, और इस पद को धारण करने वाले पहले गैर भारतीय भी रहे। तो नाम क्या है? जॉर्ज यूल नाम है इनका। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के अनुसार सजा देना। भाई क्रम से बताना है। तो सही क्रम क्या होगा? देखिए, भारतीय दासता अधिनियम। देखिए, भारतीय दासता अधिनियम 1843 में आया था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अधीन ब्रिटिश भारत में पारित अधिनियम था ये। इसने गुलामी से जुड़े कई आर्थिक लेन देनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो कब आया? 1843 में। दूसरा, धार्मिक नियोग्यता या अयोग्यता अधिनियम आया। कब आया ये? 1850 में। ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र अधिकारों में सती निषेध कब आया था? ये 1829 में आया था ना। सती नियमन तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को पारित किया और यह नियमन सती प्रथा को मानव प्रकृति की भावनाओं से विद्रोह करने वाला वर्णित करता था। फिर एक है ईसाई विवाह मूल निवासी देशी विवाह अधिनियम। और देखिए, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम आया था 1872 में। ठीक है, जिसे मूल निवासी या देशी विवाह अधिनियम के रूप में भी जाना जाता। तो भैया नाम दो है, एक तो है मूल निवासी देशी विवाह अधिनियम और एक है भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम। हैं दोनों, दो नाम हैं, लेकिन हैं दोनों एक ही साथ, मतलब एक ही, मतलब नाम ही जब एक है, अलग अलग भले लेकिन नाम दोनों एक ही हैं। तो 1872 में यह आया था। फिर आया है सहमति की आयु अधिनियम। ये कब आया था? ये आया था 1891 में। अगर हम अब मिलाना चाहें तो देखिए, सबसे पहले आएगा सती निषेध अधिनियम, तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा 1843 वाला, क्या है? भारतीय दासता अधिनियम। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? फिर 1843 भी हो गया। अब आएगा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। तो 3, 1, 2। ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा मूल निवासी देशी विवाह अधिनियम 1872। उसके बाद आएगा सहमति की आयु अधिनियम, जो कि 1891 में आया था। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, सबसे पहले सती निषेध अधिनियम आएगा 1829, फिर आएगा भारतीय दासता अधिनियम 1843, फिर आएगा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, फिर मूल निवासी देशी विवाह अधिनियम 1872 और सहमति की आयु अधिनियम 1891। तो इस हिसाब से इसका एक्सप्लेन है, व्याख्या इसकी, ध्यान रखना। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? स्वदेशी का प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ भाई? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ठीक है। इसी में प्रस्ताव पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी भैया दादा भाई नौरोजी ने। इससे पहले बनारस के 1905 के अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था। तो भैया हम यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया कि स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकार कहाँ किया गया? तो ये हुआ है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक इकाई के रूप में द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन लड़ा था? एक इकाई के रूप में देखिए, इसमें जो है ना मुजफ्फरजंग थे, चंदा साहब थे और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना थी। 1749 में अंबूर बेल्लोर के पास में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला था। तो कौन थे? मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी। ये तीनों लोग एक इकाई के रूप में लड़े थे और नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके साथ ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी समापन की ओर बढ़ा, बात सही है। संधि शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों को अफ्रीका में उनके क्षेत्र वापस मिल गए, तो ऐसा कुछ था क्या? देखो भाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई है एक्सला शैपल की संधि के द्वारा समाप्त हुई 1748 में। इससे क्या क्या हुआ है? उत्तराधिकार का, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध खत्म हो गया, मद्रास अंग्रेजों को फिर से मिल गया। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में अपना क्षेत्र वापस मिल गया था। तो है क्या इसमें जो पूछा गया सही नहीं है? इसमें सभी संधि शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों को अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में मिला था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काबुल में भारत की अस्थायी सरकार में कौन गृह मंत्री थे? अस्थायी सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, तो इसमें महेंद्र प्रताप थे, उनके नेतृत्व में ये सरकार बनाई गई थी। इसमें देखिए, भारत की अस्थायी सरकार केंद्रीय शक्तियों के समर्थन से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता समिति के द्वारा 1 दिसंबर 1915 को काबुल अफगानिस्तान में स्थापित हुई थी। प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला, गृह मंत्री बने ओबेदुल्ला और अध्यक्ष रहे राजा महेंद्र प्रताप। तो प्रधानमंत्री कौन है? बरकतुल्ला है। गृह मंत्री कौन रहे? ओबेदुल्ला रहे। अध्यक्ष कौन रहे? महेंद्र प्रताप। तो भैया गृह मंत्री हैं ओबेदुल्ला सिंधी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी विफल हो गए? देखिए, अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी थी जबकि फ्रांसीसी कंपनी राजकीय संस्था थी। दूसरा पॉइंट है कि फ्रांसीसी नौसेना ब्रिटिश नौसेना से हीनतर थी। बंगाल के धन ने अंग्रेजों की सहायता की। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को व्यावसायिक हितों के अधीन कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सभी के सभी पॉइंट सही हैं। ठीक है, पूछा गया है फ्रांसीसी विफल हुए, तो उसका रीजन भी ये चारों हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई है। याद रखना, लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर चापेकर बंधुओं को भड़काने का आरोप लगाया गया? तो चापेकर बंधुओं को भड़काने का आरोप भैया बीजी तिलक पर लगा था। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीन बंधु मित्र। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा इसमें। ये जो पुस्तक है ना, ये नील विद्रोह का चित्रण करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जिसमें कर्नवालिस नेतृत्व कर रहा था। ये निर्णायक साबित हुआ था। ये युद्ध बंगलौर के खिलाफ विशाल सेना का इसने नेतृत्व किया। अंग्रेजों की मराठा निजाम ने मदद भी की थी, हमने पिछले वाले पेपर में बताया है। टीपू के मजबूत प्रतिरोध के बावजूद वह दूसरी बार श्रीरंगपट्टनम की रक्षा नहीं कर सका और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हो ही जाती है। इसमें क्या हुआ? इसके तहत मैसूर के लगभग आधा इलाका अंग्रेजों निजाम मराठों के गठबंधन ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसे 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा था। साथ में टीपू ने अपने 2 बेटों को बंधक बना के भेजा था। इसके अलावा फिर अंग्रेजों को 12 महल डिंडीगुल मालाबार मिल गया। फिर मराठों को तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र मिल गया। और निजाम को क्या मिला? निजाम को मिला कृष्ण से लेकर पेन्नार तक का क्षेत्र मिल गया। तो इसमें देखिए, मैसूर के आधे इलाके पर विजेताओं ने कब्जा कर लिया, सही बात है। डिंडीगुल मालाबार पर मालाबार मराठों के पास चले गए, है ना। तो डिंडीगुल, मालाबार और 12 महल, ये तीनों जो हैं अंग्रेजों के पास चले गए थे, मराठों के पास नहीं गए थे।
ठीक है। टीपू के 4 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो गलत तो ये सभी है। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कि मैसूर के आधे इलाके पर विजेताओं ने कब्जा कर लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भैया आप सबको पता होगा, वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब आया था, 1854 में आया था। ध्यान रखना, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की नींव रखी गई। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न क्या है, तो वुड्स डिस्पैच इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्थिति को शिक्षा परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब देखिए, 1823 में लोक शिक्षा की सामान्य समिति नियुक्त हुई थी, 1823 में, जिस पर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान देने की जिम्मेदारी हो गई। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनमें से लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 1841 में इसकी जगह शिक्षा परिषद ने ले ली थी। तो कब ली थी, 1841 में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी आयोग या समिति शिक्षा से संबंधित थी। तो कौन सी थी भाई, अब देखिए, इसमें सार्जेंट योजना, क्या है सार्जेंट योजना भाई, सार्जेंट योजना शिक्षा से संबंधित है। कब आई थी ये, देखिए सार्जेंट जो योजना है ना, ये आई थी 1944 में। ठीक, दूसरा है हार्टोग समिति, ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो हार्टोग समिति कब आई, 1929 में आई। फ्रेजर आयोग है। ठीक है, फ्रेजर आयोग और मैकडॉनल्ड आयोग, मैकडॉनल्ड की घोषणा होती है। ठीक है, तो भैया इसमें सार्जेंट योजना और हार्टोग समिति सही है। इसके अलावा शिक्षा के से संबंधित कुछ और समितियां रही हैं, जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, रैले कमीशन 1902, सेडलर आयोग 1917, बाकी हार्टोग कमीशन 1929 बताए हैं। 44 में सार्जेंट योजना आई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। शिक्षा संबंधित एक ए और डी सही हैं, और बाकी ये सभी समितियाँ इसमें हैं, मतलब ध्यान रखना शिक्षा संबंधित समितियाँ हैं। अगला प्रश्न है, 1857 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय नहीं स्थापित किया गया था। देखिए दिल्ली में नहीं हुआ था, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में तो स्थापना हो गई थी, लेकिन दिल्ली में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये की गई भैया कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जाँच करने के लिए। ठीक है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। माइकल सैडलर थे। 1917 में मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के उद्देश्य से सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो कब किया गया भाई, ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसी में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इसका सही उत्तर हो गया भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने एचिसन समिति की नियुक्ति की थी। अभी कल वाले पेपर में हमने देखा है, तो इसके सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। 1886 में लॉर्ड डफरिन द्वारा एचिसन समिति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी योजना बनाना था जिसमें निश्चितता के मौलिक घटकों को सुनिश्चित किया जा सके और भारत में सिविल सेवकों में स्थानीय लोगों के मामले में पूर्ण समानता लाई जा सके। तो कब आया ये, लॉर्ड डफरिन के समय में, 1886 में। सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। देखो भैया, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। संघीय लोक सेवा आयोग केंद्र और प्रांतीय लोक सेवा आयोग प्रांत की स्थापना की गई, और ये भी साथ में हुआ कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश भी की गई थी। तो कब की गई, 1935 में। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। कौन था भाई, तो भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर एसोसिएशन था। यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एन राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 की स्थापना की गई थी।
तो कहाँ पे की गई थी भाई? देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मानवेंद्र नाथ राय MN राय ने 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यह रूस की अक्टूबर की महान समाजवादी क्रांति से प्रेरित था। तो कहाँ पर हुआ था भैया? ताशकंद में। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें किस किस ने समर्थन दिया था या किसने समर्थन दिया था? अब देख लेते हैं। देखिए, ये हिंदू महासभा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, रियासतें हैं, RSS है, तो इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग नहीं दिया था। ठीक है, तो ये सभी नहीं दिए हैं, तो इसमें पूछा गया समर्थन किसने किया था, तो जब किसी ने किया ही नहीं तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी भैया 1934 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1934 में। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़े थे? तो कौन जुड़े भाई? अब देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या CSP कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह था। अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव थे और महासचिव के रूप में थे जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव ना, आचार्य नरेंद्र देव थे और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। इसका गठन हुआ 1934 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब देखिए, A भी जुड़ी हुई हैं और C भी जुड़ी हुई हैं, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था 1940 में। वो कहाँ पे हुआ? तो नागपुर में हुआ था क्या? त्रिपुरी संकट के बाद नेताजी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। ठीक है, तो इसका जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसी की थी? देखिए, अंतर्जातीय विवाह की वकालत करने और कुलीनवाद बहुविवाह का विरोध करने के लिए 1887 में बंबई में MG रानाडे, रघुनाथ राव, इन दोनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ 1887 में, याद रखना, मद्रास में हुआ था। इसे कभी कभी ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाज सुधार प्रकोष्ठ भी कहते हैं। याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाज सुधार प्रकोष्ठ कहते हैं। तो MG रानाडे हैं और रघुनाथ राव, तो इन दोनों को, ये दोनों आंसर इसके सही हैं, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1892 में मद्रास हिंदू एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? मद्रास हिंदू एसोसिएशन का संस्थापक कौन था 1892 में? तो कौन थे भैया? इसकी स्थापना देखिए कब हुई है? 1892 में हुई है, उसमें भी बताया गया। तो यहाँ पे कंदुकुरी वीरेशलिंगम पंतुलु ने की थी। कौन किए थे? वीरेशलिंगम पंतुलु ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है कि कौन से नेता भारत धर्म महामंडल 1902 से जुड़े थे? कौन जुड़े थे भाई? अब देखिए, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1902 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीना था? तो बीजापुर से छीना था ना, बीजापुर से ही तो छीना था, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। और ये सबको पता होगा लगभग। अल्फांसो डे अल्बुकर्क ना, जो पुर्तगाली भारत का दूसरा गवर्नर भी है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पुर्तगाल का पहला गवर्नर था। उसने शांत जल की नीति अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई? अल्मीड़ा ने अपनाई थी, ध्यान रखना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने साम्राज्यवाद की नीति शुरू की थी। उसे भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और याद रखना, 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीना था। कब छीना था? 1510 में। अगला प्रश्न क्या है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में शांत जल की नीति का पालन किया? अभी हमने ऊपर बात की थी, तो अल्मीड़ा है इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया है? पुर्तगाली राजकुमार है कोई, तो उसका नाम क्या भाई? प्रिंस हैं यहाँ के हेनरी। हेनरी ने भारत तक समुद्री मार्ग खोजने के क्षेत्र में बहुत कुछ किया भी था। इन्हें नेविगेटर के रूप में जाना जाता है। कौन नाम है उनका? प्रिंस हेनरी नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1924-25 के वायकॉम सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी? वायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ है, भूमिका किसने निभाई? तो इसके देखिए, वायकॉम सत्याग्रह 24-25 में हिंदू समाज में छुआछूत के खिलाफ भारत के त्रावणकोर राज्य में सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन कोट्टायम के निकट शिव मंदिर, जो कि वायकॉम में श्री महादेवर मंदिर पर केंद्रित था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? मंदिर की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़क के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता हासिल हो जाए। तो इसमें देखिए, के केलप्पन ने प्रसिद्ध वायकॉम सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्या नाम है? के केलप्पन, इसका सही नाम है। प्रमुख भूमिका निभाई और 1932 में गुरुवायूर सत्याग्रह के नेता बने। गुरुवायूर, ठीक है। तो के केलप्पन इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये सबको पता होगा, मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो किसने की थी भाई? ये किए थे अवनींद्रनाथ टैगोर ने। क्या किए थे? प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इंग्लिश वाले भी बराबर से देखते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है? तो कौन सी नहीं भाई? अब देखिए, इसमें जो वंदे मातरम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, इसमें से साफ साफ दिख भी रहा है। तो ये बाकी तीनों हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस संगठन ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की थी? कौन से संस्था ने की थी भाई? देखिए, इंडिया हाउस ने ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1905 और 1910 के बीच यह अस्तित्व में रहा था। इस संगठन से जुड़े कुछ उल्लेखनीय सदस्य जैसे विनायक दामोदर सावरकर थे, भीकाजी कामा थे, वीएन चटर्जी थे, वीवीएस अय्यर भी थे, लाला हरदयाल थे, एमपीटी आचार्य रहे और पीएम बापट भी थे। इसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित करता था ये, और बाद में इसे देशद्रोही गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? अब बताइए। देखिए क्या हुआ कि कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा 1883 में संजीवनी पत्रिका निकाली गई थी, बंगाली थी। यह पहला समाचार पत्र था जिसने 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसमें असम के चाय बागानों से जुड़े श्रमिकों की स्थिति का भी चित्रण किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संजीवनी नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट है, तो कॉमनवेल्थ से ही लगा लेंगे। न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट का ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले लोग थे, कौन थे? वो थे पहले डच। ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना कि डच थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, कालक्रम बताना भैया। मंगलोर की संधि हुई है, पेरिस की संधि हुई, मद्रास की हुई, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? ये हुआ है 1764 में। पानीपत का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। ठीक है, फिर पेरिस की संधि होती है 1763 में। क्यों होती है? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, 56 से 63 के बीच में, 1756 से 63 के बीच में हुआ था। मद्रास की संधि होती 1769 में, और मंगलौर की होती 1784 में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पानीपत पहले आएगा, फिर मद्रास की संधि आएगी, फिर पहले पानीपत का युद्ध होगा, उसके बाद होगा पेरिस की संधि, तो 4-2, फिर उसके बाद हो जाएगा मद्रास की संधि 1769, फिर उसके बाद आ जाएगा मंगलोर की संधि 1784। तो सही उत्तर हो जाएगा
सी। अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित कौन सा है, कौन सा इसमें सुमेलित है, देखिए देखते हैं। देखिए गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा में थे, पहला तो गलत हो गया। भोसले लोग कहाँ थे, ये लोग ग्वालियर में थे। भोसले नहीं, भोसले लोग जो थे नागपुर में थे। पेशवा कहाँ थे फिर, पेशवा जो थे वो तो पूना में थे। होलकर जो है वो इंदौर में है। सिंधिया थे ग्वालियर में, ध्यान रखना, तो होलकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। मराठा सेना का नेतृत्व पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किसने की थी। तो इसमें देखिए महादजी शिंदे हैं। इन्होंने पुणे के बाहरी इलाके में अंग्रेजों के से बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने शानदार नेतृत्व भी किया और उन्नत गोला बारूद न होने के बावजूद बंबई सरकार को बडगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। तो नाम क्या है, महादजी शिंदे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, संधि की पहचान भी करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी संधि बताना है। देखिए इस पर बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर हुआ था। बाजीराव ने सूरत शहर सौंप दिया, निजाम के अधिराज्य पर चौथ के सभी दावे छोड़ दिए गए। तो कौन सी संधि थी, ये हो रही होगी सालबाई की संधि। ये थी भैया बेसिन की संधि। कब हुई थी, ये 1802 में हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंध ने डैश में डैश के गवर्नर जनरल रहते हुए सहायक संधि स्वीकार की थी। कब की थी भाई, अब देख लेते हैं। देखिए सिंध ने लॉर्ड ऑकलैंड के अधीन 1839 में सहायक संधि स्वीकार किया था। कब किया था, 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड के नेतृत्व में। ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, मिस्ल। मिस्ल का अर्थ क्या था भाई। मिस्ल जो है ना, कनिंघम के अनुसार मिस्ल जो है अरबी शब्द था। इसका अर्थ था बराबर या समान। ठीक है, ध्यान रखना। और मिस्र शब्द तब सिखों और सिख सरदार के अधीन क्षेत्र सेना का पर्याय था। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो भैया देखो बराबर समान भी है और राज्य भी है, इसी मिस्ल का अर्थ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि एक से अधिक इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न क्या है, सेफ्टी वॉल्व थीसिस का मूल इस धारणा पर टिकी हुई है कि सेफ्टी वॉल्व थीसिस किस पे टिकी हुई है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रतिपादकों में लाला लाजपत राय प्रमुख हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ह्यूम ने इस विचार के साथ कांग्रेस का गठन किया कि यह भारतीयों के बढ़ते असंतोष को दूर करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व साबित हो जाएगी और इसके माध्यम से भारतीयों द्वारा किए जा सकने वाले संभावित हिंसक विद्रोहों को रोका भी जा सकता है। इसी कारण ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस के गठन में बाधा नहीं डालने के लिए राजी कर लिया था। तो क्या भाई, जब तक कांग्रेस जैसे संवैधानिक मंच की स्थापना नहीं हुई तब तक एक हिंसक उपनिवेश विरोधी क्रांति होनी ही थी। ये इसी बात पर टिक गई थी ये धारणा, सेफ्टी वॉल्व थीसिस। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, फिर से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। देखिए गवर्नर जनरल है और नीति है उनकी। अब देख लेते हैं इसमें। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति अपनाई थी, बात सही है। लॉर्ड वेलेजली ने क्या अपनाया, तो इन्होंने सहायक संधि अपनाई, व्यापकता का सिद्धांत नहीं। डलहौजी रहा, वो व्यापकता का सिद्धांत अपनाया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, इसमें एक अहस्तक्षेप की नीति है। ये किसकी है, ये भैया जॉन लॉरेंस, जिसको हम कुशल निष्क्रियता की नीति भी बोलते हैं। तो कौन वो है भैया जॉन लॉरेंस। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत अपनाया, वेलेजली ने सहायक संधि अपनाई, वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति अपनाई। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम बताना फिर से। यांडबू की संधि है, ल्हासा की संधि है, गंडमक की संधि है, डूरंड लाइन का निर्माण है। तो डूरंड लाइन 1893 में बना है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं। देखिए यांडबू की संधि हुई है 1826 में, उसके बाद ल्हासा की संधि होती है 1904 में, उससे पहले गंडमक की संधि होती है 1879 में, और इसके बाद होती है डोरन लाइन का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले आएगा यांडबू संधि आएगी 1826, गंडमक आएगा 1879, फिर आएगा डोरन लाइन 1893 और फिर आएगा ल्हासा की संधि। ल्हासा की संधि सबसे लास्ट में जाएगा और सबसे पहले यांडबू आएगा। तो एक पहले आएगा, चार बाद में जाएगा। तो इसमें देख लीजिए इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नहीं, इसका ए सही उत्तर नहीं होगा। देखिए पहले यादवों की संधि हुई है, फिर गंडमक वाली हुई है, तो 1-3 सही है ना, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति क्या थी? लॉर्ड ऑकलैंड की अग्रगामी नीति क्या थी भाई? देखिए ऑकलैंड की अग्रगामी नीति में किसी भी रूसी प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटिश भारत की पहल के रूप में पड़ोसियों का या तो विलय हो जाए या उनके साथ संधि शामिल रही। इसका अफगान संबंधों में उपयोग किया गया था। तो क्या था? पड़ोसी राज्य का विलय हो जाए या पड़ोसी राज्य के साथ संधि हो जाए। अपने विदेश संबंध संभालने की स्वतंत्रता थी, ये ऐसा कुछ नहीं है। यह ब्रिटिश भारत में बेहतर प्रशासन के लिए थी, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसके गवर्नर जनरल रहते हुए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बनाया गया था? तो ये कब बना था भाई? अब देखिए 1901 में प्रारंभिक 20वीं सदी की नीतियों का पूर्वाभास देने वाले कदम के रूप में भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश भारतीय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का निर्माण किया। किसने किया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापकता के सिद्धांत के तहत किस राज्य का विलय नहीं किया गया है? अब देखिए व्यापकता के सिद्धांत के तहत सतारा है, झांसी भी है, ठीक है, तो कौन सा नहीं भाई? देखिए इसके तहत सतारा है, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तोर, अर्काट, इन सब का विलय हो गया था। माना जाए तो अवध जो है व्यापकता के सिद्धांत के तहत विलय किया गया था। ठीक है, तो ये देखो ये सभी तो इसमें सही लग रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? भरतपुर। अच्छा, भरतपुर का नाम नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे? ये 34वीं बटालियन से थे ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना भाई? अब देखिए इसमें एस.एन. बनर्जी ने 1925 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा कभी। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में आयोजित किया जाने वाला पहला अधिवेशन था, सही बात है। स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता पूर्व युग में कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले अध्यक्ष थे, ये भी सही बात है। लेकिन गलत है, एस.एन. बनर्जी ने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था, तो ये वाला गलत है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को किस क्षेत्र की जमींदारी मिली थी? देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की दीवानी इनको मिल चुकी थी 26 लाख रुपया में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लासी की युद्ध की। अच्छा, प्लासी की युद्ध की बात हो रही, बक्सर की नहीं, प्लासी की युद्ध की बात हो रही ना, तो इसमें 24 परगना आएगा, सॉरी हम गलत बोल रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शासक ने अंग्रेजी व्यापारियों की तुलना में भारतीय व्यापारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्कों को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया था? तो ऐसा काम मीर कासिम ने किया था, जहां तक हमें लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के अनुसार कौन सा सही सुमेलित है? अब देखिए 26 लाख रुपया सही है ये, कि दीवानी अधिकार सौंपने के लिए मुगल बादशाह को पेंशन, ऐसा था क्या? 26 लाख रुपया, ये तो सही है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो कौन दबाया था भाई? अब देख लीजिए, 1857 के महान विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे ने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया, लेकिन सर ह्यू रोज की कमान में ब्रिटिश सेनाओं ने किले को फिर से जीत लिया और 17 जून 1858 को युद्ध मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो नाम क्या है? जनरल ह्यू रोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1784 में की गई भैया, और महीना था जनवरी और तारीख है 15। एशियाटिक सोसाइटी प्राच्य अनुसंधान, इस मामले में भारत आसपास के क्षेत्रों में अनुसंधान का हेतु आगे बढ़ाने के लिए भारत में कंपनी शासन के दौरान स्थापित एक संगठन था। जिसकी स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा। सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या हुआ कि आज का ये 150 प्रश्न समाप्त हो गया। हमें लगता है कि वीडियो को 2 पार्ट में अगर बनाया जाए
तो अच्छी भी रहेगी और आसान भी होगा आप लोगों को पढ़ने में, समझने में भी। ठीक है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि सभी पेपर के 2 पार्ट बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट भी करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।